भाई बापू ने अपने चरखे से हमें सूत काटना सिखाया था, पर हमारे नेताओं ने काटने की जगह कुछ और ही काटना सीख लिया है। बापू नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इस देश में बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक से एक बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन इस बॉलीवुड के पैरेलल एक पॉलीवुड भी चल रहा है। जी हां, पॉलिटिक्स से बनता है पॉलीवुड, जहां हमारे देश के नेता ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना कि ये धरती माँ खुद फट जाए और कहे कि बेटा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, काफी बोझ हो गया है। इस हफ्ते इस इंडस्ट्री के तो ऐसे ही महारथी निकल कर आए जिनकी परफॉर्मेंस इतनी नकली थी जितना नकली चीन का सामान नहीं होता, जितना नकली होली और दिवाली में खोया नहीं मिलता, जितना नकली मोदी जी के फिल्म में विवेक ओबेरॉय नहीं लगे थे, और जितना नकली कैच छूट जाने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर मुंह बनाते हैं। मतलब एक बार को तो बापू का जो हाथ में डंडा होता है ना, वो खुद उनके हाथ से भागने लगा। बाद में उन्हें याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है। बापू ने अपने चरखे से सूत काटना सिखाया था, लेकिन हमारे नेताओं ने काटने की जगह कुछ और ही काटना सीख लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने 2 अक्टूबर को अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा पहले ही मनवा लिया था। अब बारी थी कांग्रेसी परफॉर्मेंस की। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे फिरोज खान साहब की स्क्रिप्ट इन नेताजी के हाथ लग गई है। यानी एक ही रोल निभाने की दौड़ इतनी ज्यादा थी कि अगले बंदे ने स्क्रिप्ट चेंज करने की जहमत ही नहीं उठाई। ऊपर से भाई साहब की डेयरिंग तो देखिए, कितने डेयरिंग बात। ये कह रहे थे कि बापू या तो आप नीचे आ जाओ या हमें ऊपर बुला लो। इस पर राहुल गांधी जी का कहना है कि मेरे परफॉर्मेंस में कोई कमी रह गई थी क्या, तू ऐसे रो रहा है उनके सामने। ये सुनने के बाद तो एक बार को यमराज को भी हार्ट अटैक आ गया। चित्रगुप्त का पूरा गणित हिल गया होगा और स्वर्गलोक या फिर नर्कलोक में हाहाकार मच गया होगा। यानी सभी का एक दूसरे से यही पूछना था कि बंदा बिना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए कुर्सी पाना चाहता है इस ओवर एक्टिंग परफॉर्मेंस के चलते। वहीं इन कांग्रेसी भाई के पीछे खड़े एक भाई की खुशी उनसे रोके नहीं रुक रही है। इतने इंच का तो मोदी जी का सीना नहीं है जितने इंच की ये स्माइल दिए जा रहे हैं। देखो जरा, ओहो हो। वैसे भी आजकल कांग्रेस के पीछे जो खड़ा है वो स्माइल दे ही रहा है, यानी हंसी रहा है। जिस कन्विक्शन के साथ ये दोनों बापू के सामने रो रहे थे, अगर संजय लीला भंसाली और राजू हिरानी में से कोई एक इनको देख लेता ना तो उनका दिल भी पिघल जाता और साइन करवा लेता इनसे भी अपनी अगली फिल्म। वैसे नेताजी की इस वीडियो में एक सबसे खास बात जो थी वो थी उनके बगल में ही खड़ा उनका शागिर्द। पता नहीं वो शागिर्द था या नहीं था, लेकिन उसकी एक्टिंग देखने लायक थी भाई साहब। गौर से देखिए इसे। नेताजी जितना नहीं रो रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा वो रोकर माहौल बना रहे हैं। असली ऑडियंस तो इस भाई साहब ने खींची है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे परफॉर्मर के ऊपर जैसे ही भंसाली साहब और हिरानी साहब की नजर पड़ती है तो तुरंत ऐसे लोगों को उठा लेते हैं और ब्रेक मिल जाता है इन लोगों को। इसी को कहते हैं, नेताजी से ज्यादा जो उनका शागिर्द चिल्ला रहा है, इसी को कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म। वाह, इनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर लोग भी बस एक ही सवाल पूछते नजर आए कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। वैसे इस परफॉर्मेंस को देखकर खुद बापू का भी अहिंसा से भरोसा उठ जाता अगर वो होते तो। इस परफॉर्मेंस को देखकर ऑस्कर वाली जो जूरी है वो भी ऑस्कर जूरी का काम छोड़कर पान की दुकान खोल लेती, क्योंकि इतना चूना तो वहीं लगता है। इस परफॉर्मेंस को देखकर किम जॉन उन फिर से परमाणु बम पर अपनी उंगली रख देता। यानी कई लोग तो इनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर ऐसे बेहोश हो गए। भाई हमारे बॉलीवुड की खास बात यही है कि बॉलीवुड की तरह यहाँ हिट होने के लिए कोई बड़ा बजट या डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बस हाथ में एक कैमरे वाला मोबाइल दे दो और फिर देखो। लेकिन फूट फूट कर झूठ मूठ कर रोने वाली ये कला आखिर इन्होंने सीखी कैसे? क्या आपने कभी 6 महीने का नेहा कक्कड़ वाला कोर्स किया है जो आपके आंसू ऐसे फूट के निकले? और शायद ही नेताजी ये भूल गए कि बापू के एक हाथ में चरखा है तो दूसरे हाथ में लाठी रहती है। खुद बापू अगर जिंदा होते तो ये वीडियो देखकर सबसे पहले अपनी लाठी ढूंढते कि कहाँ रखी है। और तो और भाई बापू का नाराज होना बनता भी था। पहली बात तो आप इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो, ऊपर से उनके बर्थडे वाले दिन ऐसे मनहूसियत फैला के कौन रोता है यार। इस बात पर अगर बापू 4 कंटाप भी मार देते तब भी वो अहिंसा के पुजारी ही कहलाते। कुछ लोगों ने तो इनको फेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया। कितना फेक्टर है
खुद अगर बापू के जिगरी दोस्त नेहरू जी भी होते ना आज, तो ये देखकर इनकी ओवर एक्टिंग, उनका रिएक्शन यही होता। क्या होता दिखाओ भाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक सेकेंड, लेकिन इस मारने पीटने और रोने रुलाने वाले दौर में अकेला बउआ ही ऐसा है जो आपको हंसाता भी है। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और बउआ की एक धाकड़ वीडियो अगर आपने मिस की है तो हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका नाम है आरजे रौनक नोपो। जल्दी सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जल्दी आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। और जी क्या हाल है? नमस्कार। नवरात्रि का पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी की कृपा आप पर बरसे, आप किसी चीज के लिए ना तरसें, इसलिए जोर से बोलें जय माता दी। सारे बोलें जय माता दी। एक बार और बोलें जय माता दी। तो मैं ये कह रहा था कि आज के इस पावन दिन पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले। और खुशखबरी ये है कि आपका और मेरा, हमारा एक नया यूट्यूब चैनल खुल चुका है जिसका नाम है आरजे रौनक नोपो। एक सेकेंड, नोपो ये क्या ये क्या होता है? यही तो आपको गेस करना है कि ये नोपो क्या है। लेकिन गेस करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है। आरजे रौनक जिस पे फन तंत्र आता है वो तो कर लिया है, लेकिन आरजे रौनक नोपो को सब्सक्राइब करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। इस नोपो की डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने गेस कर लिया है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। सही गेस करने वाले 5 पहले लोगों को मैं अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भी देना चाहता हूं। जय माता दी। वीडियो शुरू करते हैं। भाई, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना, उसका रॉ भी कुछ अलग है। मतलब दुनिया का ये अकेला ऐसा देश है जो एक हाथ में कटोरा लिए है तो दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बम लेकर धमकी देता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दुनिया भर ने 2 नेताओं की स्पीच सुनी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। एक हमारे पीएम मोदी की स्पीच और दूसरी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की। उनकी स्पीच भी मेरे को लगता है आधी दुनिया ने हमारे पीएम के नाम पर ही सुनी। और यकीन मानिए तो दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने वही बोला जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी। हमारी तरफ से जहां वर्ल्ड लीडर बात करने गया था, वहीं उनकी तरफ से हाफिज सईद का वो सेक्रेटरी बात करने गया था जिसको तनख्वाह में अब डॉलर की जगह येन मिलने लगे। इमरान खान ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि एक बॉलर रहने के कारण वो कितने अच्छे तरीके से फेंक लेते हैं। उनका कहना है कि अगर इंडिया ने हमला किया उनके देश पर तो यूएन को पाकिस्तान की मदद करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये दुनिया एक ऑर्केस्ट्रा है तो पाकिस्तान उसका ढोल है जो फट चुका है। अगर ये दुनिया एक फुटबॉल ग्राउंड है तो पाकिस्तान उसका फुटबॉल है जिसे अब लात खाना अच्छा लगता है। अगर ये दुनिया एक बुफे है तो पाकिस्तान उसमें पड़ी हुई उड़द की वो पापड़ है जो लोगों का पेट खराब कर देता है। और अगर ये दुनिया एक बाजार है तो पाकिस्तान उस बाजार के बीच में बैठा वो भिखारी जिसके कटोरे में 10 का नोट भी अगर आप रख दो ना तो तब भी वो उस सिक्के के लिए रोएगा जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। इमरान खान का कहना है कि अगर वो कश्मीर में होते तो बंदूक उठा लेते। सर जी, बंदूक उठाने वालों के साथ इंडियन आर्मी वही हाल करती है जैसा तेंदुलकर शोएब अख्तर का करते थे, सहवाग उमर गुल का और खुद इमरान खान कॉमन सेंस का। इमरान खान का यह भी कहना था उस स्पीच में कि इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है। सही कहा आपने सर जी, लेकिन आपका भगवान चीन है। रोते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान 7 गुना छोटा है, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो वो कुछ भी कर जाएगा। ये बोलकर इमरान खान ने खुद ही ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान को लड़ने के सिवा कुछ आता तो है नहीं, और कायदे से उन्हें लड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप में तो कभी हमसे जीते नहीं। डेवलपमेंट के हाल पे तो ये है कि भैया उनको ढंग से इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती। इंडिया के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बदले आप ओसामा और हाफिज निकालते हो। हम दुनिया को योग दे चुके हैं और आप आतंकवाद जैसा रोग दे चुके हो। 4 बार पिटने के बाद भी हाल ये है कि लड़ाई लड़ने के लिए आपको चंदा मांगना पड़ रहा है। तो आपकी और हमारी बराबरी है भी तो कहां है खान साहब? कुल मिलाकर इमरान खान किसी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा फिरौती मांगने वाले उस गुंडे की तरह दिखे जिन्होंने जाते जाते न्यूक्लियर बम की धमकी दे डाली। न्यूक्लियर बम मतलब इतनी बार तो न्यूक्लियर बम खुद न्यूक्लियर बम बनाने वाले भी नहीं करते जितनी बार ये कर डाले। ऐसा लगता है जैसे वो बम नहीं है बल्कि छुट्टा ना होने पर दुकानदार एक टॉफी पकड़ा देता ना। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है पाकिस्तान जो एक हाथ में कटोरा लिए चंदा मांगता है तो दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बम लिए धमकी देता है। पर पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है, जबकि पाकिस्तान निहायती फट्टू देश है। इतना फट्टू कि रात में टॉयलेट भी चीन को साथ लेकर जाता है, डरता है। इतना फट्टू कि सड़क पर अगर वार्निंग का बोर्ड लगाओ तो पाकिस्तान उल्टे पांव बैठ जाता है। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि चालान न कट जाए इस डर से
फुटपाथ पर भी हेलमेट पहन के चलता है। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि सड़क पर फैले चिल्लर भी इस डर से नहीं उठाता कि फिर कहीं उस पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि उसने कभी अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया। क्यों? जब उसे पता चला कि उसे भी क्लेम करने के लिए मरना पड़ेगा तो फिर करवाया ही नहीं। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि उसने कभी आज तक MP4 को MP3 में कन्वर्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया ताकि कोई उस पर कन्वर्जन का इल्ज़ाम न लगा। अरे स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के लिए भी पाकिस्तान को अपने घर के कागजात अमेरिका को गिरवी रखने पड़ते हैं। उसने कभी भी लगान का क्लाइमैक्स नहीं देखा है। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि लगान फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं देखा है ताकि कहीं इंडिया उसे फिर से जीतता हुआ न दिख जाए। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि उसने कभी विमल पान मसाला नहीं खाया है, इस डर से कि कहीं खाई हुई जबान सच में केसरी ना हो जाए। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि उसने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं दिया ताकि उसके बच्चे बड़े होकर GDP पर सवाल ना पूछने लगे। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि चीन कहीं बुरा ना मान जाए इसलिए वहां पर कभी मोमोज और चाउमीन की बुराई नहीं होती। अरे पाकिस्तान इतना फट्टू है कि कभी जीवन में उसने PUBG नहीं खेला है, इस डर से कि कहीं सच में रेड ना पड़ जाए। और पाकिस्तान इतना फट्टू है कि वो कभी दिवाली नहीं मनाता क्योंकि उनके यहाँ वाले कहीं रियल वाला बम न फोड़ दें, ये सोचकर। पाकिस्तान इतना फट्टू है कि उसने सनी देओल की फोटो को आज भी मेजर कुलदीप सिंह की फोटो के नाम से चिपका रखा। और पाकिस्तान इतना फट्टू है कि पलंग के नीचे झुककर नहीं देखता, इस डर से कि कहीं उसमें से भूत न निकल आए। तो जो लोग पलंग के नीचे झुककर देखने से डरते हैं वो हमें न्यूक्लियर करते हैं। अरे इमरान खान साहब, यही दरख्वास्त है आपसे कि खुद को इतना भी मत गिराइए कि कल को दुनिया का सबसे घटिया कागज आपका पासपोर्ट कहा जाने लगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो जिन जिन लोगों को पसंद आई है, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं, दबा के शेयर करें। इतना शेयर करें कि अगर व्हाट्सएप है पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब के मोबाइल में भी ये वीडियो आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी जरूर दबाना है। और एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, इससे पहले कि आप जाएं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हमारा और एक नया चैनल YouTube पर खुला है। यस, ये तालियां बजती रहनी चाहिए। ये चैनल आप ही लोगों के लिए खुला है, लेकिन इसका नाम है RJ रौनक नोपो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। प्लीज़ उसको क्लिक करें और इस नोपो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है नोपो का क्या मतलब है? अगर गेस कर चुके हैं तो कमेंट में लिखकर भी बताएं, लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब करें, उस पर आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो चीनियों को 15 मिनट में निकाल के बाहर फेंक देते, ऐसा राहुल बाबा कह रहे थे। फिर उन्हें किसी ने समझाया कि बाबा, डिब्बे में से चीनी नहीं निकालनी है, चीनी लोग को निकालने की बात होती है। हमारी सरकार हो फेंक देते चाइना को बाहर, 15 मिनट नहीं लगते। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। 2 मिनट वाली जो नूडल होती है ना, वो प्रचार में तो 2 मिनट दिखाते हैं, लेकिन कई लोग उसको भी 15 मिनट लेते हैं बनाने में। सुबह सुबह का अलार्म बजने के बाद 15 मिनट तो लग जाता है आलस में अंगड़ाई तोड़ने में। 15 मिनट में शेव नहीं हो पाती बहुत सारे लोग। 15 मिनट तक तो घर में इसी बात पर बहस होती रहती है कि आज खाने में क्या बनना है। बचपन में 15 मिनट से ज्यादा तो हमको महाभारत देखने के लिए एंटीना का सिग्नल सेट करने में लग जाता था। 15 मिनट से तो ज्यादा एक जमाने में स्कूटर को 45 डिग्री पर झुकाकर किक मार के स्टार्ट करने में लग जाता था। लेकिन राहुल बाबा कह रहे हैं कि 15 मिनट में चीन को ही बाहर फेंक देंगे पहली फुर्सत में। इससे ये पता चलता है कि आजकल राहुल बाबा बहुत गुस्से में हैं। विदेश से वापस लौटते ही उन्होंने सबसे पहले हाथरस का रुख करने का प्रयास किया और पहले अटेम्प्ट में ही वो रास्ते में घास पर गिर गए खुद ही। गिरने के बाद उनकी ट्वीट से संदेश गया कि अब रेप के मामलों में न्याय पीड़ित और आरोपी का वर्ग देख के मांगा जाएगा। जाहिर है, क्योंकि अगर ये न्याय ही मांगने निकले होते तो हाथरस वाली घटना के समय ही यूपी में और भी जगह ऐसी घटनाएं हुई होंगी। राजस्थान से खबरें आ रही थी जहां पर खुद इनकी सरकार है, पंजाब से आ रही थी जहां खुद इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार है, वहां तो उनके एक नेता ने रेप जैसे गंभीर केस में भी छोटा केस और बड़ा केस की डेफिनेशन दे मारी। लेकिन इनका नैरेटिव हाथरस में ही बन रहा था, इसलिए ये हाथरस ही है। वैसे पंजाब से याद आया कि आजकल वहां के भी चक्कर, और सूत्रों ने बताया कि वो पंजाब में खेती बचाओ रैली में हिस्सा लेने गए। ये तो तय है कि बाबा पंजाब खेती बचाने गए हैं, लेकिन किसकी वो अभी तक तय नहीं हो पाया। इससे पहले कि हम इन 2 घटनाओं पर वीडियो बनाते, बाबा ने रैपिड फायर में तीसरा बयान दे दिया कि अगर उनकी सरकार होती तो चीन को 15 मिनट में उठा के बाहर फेंक देते। हमारी सरकार हो फेंक देते चाइना को बाहर, 15 मिनट नहीं लगते।
वैसे राहुल बाबा, कई लोग आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि 1962 में जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके रहते चीन ने कुछ जमीन हथिया ली थी और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। 2004 से 14 तक 10 साल तक आप ही की सरकार थी। आपके पास 15 मिनट नहीं बल्कि पूरे 52,59,492, सही है ना, इतने मिनट्स थे। क्या 1 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी वापस आया क्या? मतलब जस्ट आस्किंग, #जस्ट आस्किंग। खत्म, बाय बाय, टाटा। आपको याद होगा देश में किसकी सरकार थी जब 26/11 का हमला हुआ? तमाम आतंकी हमले हुए, हर बड़े शहर में पाकिस्तानी आतंकियों ने बम फोड़े, तब वो 15 मिनट चालू नहीं हुआ? जस्ट आस्किंग। राहुल बाबा, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं, जैसा आप ही के सहयोगी शरद पवार ने भी अभी हाल में इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर कहा था। जिस तरह हाथरस के केस में आपने रेप जैसे गंभीर मुद्दे में न्याय को पीछे छोड़कर सीधे वर्ग विशेष वाली जो लाइन पकड़ ली ना, वो जाने अनजाने ऐसी पॉलिटिक्स को इस देश में जन्म दे सकती है जिससे कि भारत के टुकड़े टुकड़े देखने वाली जो ताकतें हैं उनको निश्चित ही बल मिलेगा। आप गद्दी और सत्ता के लिए जो करना है करो, खुल के करो, कौन रोकता है? आलू से सोना बनाना है बनाओ, गिरना है गिरो, कूदना है कूदो, कुर्ता फाड़ना है फाड़ो, अध्यादेश की कॉपी फाड़नी है फाड़ डालो, दौड़ना है बाइक पे पीछे बैठ के जाना है जाओ, अपनी खेती नॉर्मल खेती बचानी है बचाओ, ट्रैक्टर पर सोफे वाली गद्दी लगाकर फोटो खिंचाना है खिंचाओ, पर नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे और रेप जैसे गंभीर मामलों को पॉलिटिकल टूरिज्म का विषय मत बनाओ, वरना लोग बार बार आपसे यही कहेंगे, क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा। क्योंकि हमारे देश में जब निर्भया के लिए लोग सड़कों पर आए थे ना, तब सब के सब सिर्फ उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आए थे, किसी ने तब उसकी जाति नहीं पूछी थी। जब हैदराबाद वाली बहन के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी ना, तब भी किसी ने उस बहन की जाति नहीं पूछी। उन्नाव वाली बेटी हो या देश के किसी भी कोने में इंसाफ के लिए लड़ती हुई मां, किसी ने उनकी भी जाति पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा देश के लोगों ने सिर्फ एक साथ अगर आवाज उठाई है तो इंसाफ के लिए उठाई है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं की। और बाबा, कोई भी राजनीति, कोई भी चुनाव और कोई भी पद इस देश के भाईचारे से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आगे और वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, लोगों से कह रहा हूं, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। और बाबा, राहुल बाबा, वीडियो हो गया खत्म, ऐसा लोगों को बोलो ना एक बार। खत्म, बाय बाय, टाटा।